नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को बताया एनर्जी का पावर हाउस। कहा आज ये विकास के अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर रहा। आतंकवादियों और माओवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से हो रहा है तेजी से विकास। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में पाकिस्तान पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता दुनिया में हुआ एक्सपोज। ऑपरेशन सिंदूर को बताया पीएम की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेनाओं की अद्भुत मारक क्षमता और खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी का संगम। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मिशन पोल खोल जारी। संजय झा की अगुवाई वाले दल ने जापान, श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाले दल ने यूएई, तो कनिमोई की अगुवाई वाली टीम ने रूस में तमाम मंत्रियों सांसदों से मिलकर पाक को किया बेनकाब। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को मिला जर्मनी का साथ। जर्मनी के विदेश मंत्री ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा आतंकवाद पर भारत को आत्मरक्षा का अधिकार। कई राज्यों में कोविड के मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने जारी की कोविड एडवाइजरी। अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से जिनोम अनुक्रमण के लिए सभी पॉजिटिव नमूने लोकनायक अस्पताल भेजने को कहा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के भविष्य पर जारी है अटकलों का दौर। मीडिया की खबरों के मुताबिक यूनुस ने दी इस्तीफे की धमकी। बीएनपी ने यूनुस से कहा सलाहकार परिषद के 3 सदस्यों को इस्तीफे के लिए कहें। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीते एक दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसे शांति स्थापित हुई है और अब वहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, इसकी वानगी आज दिल्ली के भारत मंडपम में देखने को मिली। मौका था राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो नॉर्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बताया। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ दिल्ली का दिल का रिश्ता जोड़ने के प्रयासों को पीएम मोदी ने वहां पर बताया तो कहा कि नॉर्थ ईस्ट विकास की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने 10 वर्षों में वहां किए गए विकास कार्यों को गिनाया तो दुनिया भर के निवेशकों से नॉर्थ ईस्ट में निवेश करने का आह्वान किया। एक समय फ्रंटियर रीजन के नाम से जाने जाने वाला देश का पूर्वोत्तर हिस्सा आज विकास का फ्रंट रनर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई बुनियादी ढांचे के विकास से तरक्की के कई आयाम जुड़े हैं, जिसका समर्थन देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, बल्कि दिल से रिश्ता बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं, बल्कि ये एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म है। उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था को किसी भी क्षेत्र के लिए विकास के लिए सबसे जरूरी बताया। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार
जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को पर्यटन का कंप्लीट पैकेज बताया। उन्होंने कहा कि अब पूर्वोत्तर में विकास का लाभ कोने कोने तक पहुंच रहा है और इसका सकारात्मक असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूर्वोत्तर में अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करते हुए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया, तो वहीं अदानी समूह ने पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। The Northeast is not just rising, but to my mind, it is roaring. I make 6 commitments to the chief ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. First, Reliance has invested up around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. In Assam, we pledge an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again, humble and inspired by your leaderships, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की सरहदों की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 22वें अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो बीएसएफ के शौर्य की जमकर सराहना की। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की जमकर तारीफ की तो कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और जिन लोगों ने भारत पर हमला किया उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मिट्टी में मिला दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित ही है और भारत अब आतंकी और उसके संरक्षण देने वालों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सम्मानित हो रहे ये वो जवान हैं जो देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। असाधारण शौर्य और वीरता प्रदर्शित करने वाले ऐसे ही सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए 22वें बीएसएफ अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और इसे भारत की सैन्य शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में कई जगहों पर आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वो एक तरह से अलग है। ऑपरेशन के कुछ ही मिनटों में हमने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिनमें से 2 उनके मुख्यालय थे। भारत ने न तो किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नष्ट किया और न ही हमने कभी किसी एयरबेस को निशाना बनाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों को नष्ट किया जिन्होंने भारत की जमीन पर अपराध किए।
शाह ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों को उनके परिवारों के सामने उनका धर्म पूछकर मार दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है। परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन में बीएसएफ की ऐतिहासिक भूमिका को भी रेखांकित किया। 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। गृह मंत्री ने बीएसएफ और भारतीय सेना की साहस की सराहना करते हुए कहा कि ये समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब ये बल विश्व के सामने साहस और शौर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार की पहल पर सभी दलों के 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जाएंगे, जिनमें से 3 दल विदेश दौरों पर हैं, जबकि 4 अन्य दल जल्द ही रवाना होने वाले हैं। बचे हुए इन 4 दलों को आज विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सभी सांसदों और नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी तो पाकिस्तान की कारगुजारियों के सबूत भी दिखाए। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि सरकार की इस पहल से आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होगा और भारत का पक्ष और ज्यादा मजबूती से दुनिया के सामने रखने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जा रहा है। मोदी सरकार की पहल पर विभिन्न दलों के सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसद इस समय अपने मिशन पर हैं, जबकि बाकी 4 प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिन 4 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को जानकारी दी गई, उनमें बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाले 3 दल शामिल रहे। डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान का आचरण रहा है, तो इनोसेंट लोगों को मारा गया पहलगाम में, ये सारी बातें दुनिया को बताएंगे। और भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक जिम्मेवार देश है और जिम्मेवारी से अपना काम करता है। The unity that you have seen across the spectrum in India is very real. There's a real understanding and a real commitment to taking the message out. So we're looking forward to this trip and जो हम चाहते हैं कि वो समझें हमारी स्थिति 40 साल से क्या हम सह रहे हैं उस तरफ से, और अभी पहलगाम में क्या हुआ और उसका जवाब बस। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ग्रुप 24 मई को बहरीन जाएगा, 25 मई को कुवैत जाएगा और 27 मई को सऊदी अरब का दौरा करेगा, तो वहीं 30 मई को अल्जीरिया जाएगा। इसी तरह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को फ्रांस जाएगा, 27 मई को इटली पहुंचेगा तो 29 मई को डेनमार्क का दौरा करेगा। 1 जून को यह डेलीगेशन यूनाइटेड किंगडम पहुंचेगा, 3 जून को बेल्जियम जाएगा तो अपने अंतिम पड़ाव में यानी कि 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को
गुयाना का दौरा करेगा तो 27 मई को पनामा जाएगा। ये दल 29 मई को कोलंबिया पहुंचेगा, 31 मई को ब्राजील जाएगा और 3 जून को अमेरिका का दौरा करेगा। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 24 मई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस दल का पहला पड़ाव कतर होगा, जहां से वो 27 मई को दक्षिण अफ्रीका जाएगा, 29 मई को इथोपिया जाएगा तो 1 जून को मिस्र का दौरा करेगा। इन सभी 7 डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों को न सिर्फ शामिल किया गया है, बल्कि कई दलों का नेतृत्व भी विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। इन सभी 7 दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस समय 3 सर्वदलीय दल विदेश दौरे पर हैं जो पाकिस्तान की कलई खोल रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। यूएई में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला दल भारत की बात रख रहा है तो जापान में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय दल पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रूस पहुंचा है, जहां बैठकों का दौर जारी है। रूस पहुंचे दल ने उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको सहित कई लोगों से मुलाकात की। सभी मित्र देशों से भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भरपूर समर्थन मिल रहा है तो पाकिस्तान की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान के दौरे पर पहुंचे दल ने दूसरे दिन भी जापान के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। भारतीय दल ने पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे संरक्षण के सबूतों के साथ अपनी बात रखी। अपनी यात्रा के दूसरे दिन डेलीगेशन ने जापान के सांसदों, जापान की संसद के स्पीकर, जापान के पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा, एलडीपी पार्टी के महानिदेशक शिनाको त्सुचिया, भारत संसदीय मैत्री लीग के अध्यक्ष यासुतोशी निशिमुरा से मुलाकात की। जापान के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को खुलकर समर्थन जताया है। जापान इज ए स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया एंड बोथ कंट्रीज आर bound by similar values such as democracy and press freedom. All of them have condemned the terrorist incident that took place in April in Jammu and Kashmir and have expressed solidarity with India. India is extremely grateful to Japan for this. Countries that we are visiting now today, we only want to be sure that they are fully sensitized to our concern and that they are willing to support what is reasonable and what is viable in times to come. And that messaging, I think, is very clear. We hope that this will help us plan out things in future. सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री हैं, लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है, और हम अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम वो टेररिस्ट बेसेस को बर्बाद कर देंगे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है, जहां इस दल ने अनवर गर्गश डिप्लोमेटिक अकादमी के महानिदेशक निकोले म्लादेनोव से मुलाकात की तो भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद किया। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के सच को उजागर किया तो आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख से अवगत कराया। We met different dignitaries and everyone stood firmly with India. It was UAE who first tweeted and condemned this Pahalgam attack. And when we met these dignitaries, everyone supports is standing with India against this terrorism. Terror is unacceptable, whatever form it takes, and whatever ideological or religious basis it may claim to have. We all hope that we will work together, as we discussed today in the meeting, to make sure that narratives of extremism are not allowed to flourish. Wherever we talked about, they said an attack on India is an attack on UAE. We share common ethos. Our ethos are of non-violence. These are the words that are actually touching the hearts of 4.3 million Indians who believe that here is a country of UAE, that we are sitting here, and this is a country that gives out a message for the first time immediately within an hour that we stand against terrorism, we stand with India.
यूएई पहुंचे भारतीय दल ने अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया तो अबू धाबी में बने BAPS हिंदू मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंच चुका है, जहां इस दल ने रूस के प्रबुद्ध लोगों से बैठकें शुरू कर दी हैं। भारतीय डेलीगेशन ने रूसी संसद की विदेश मामलों की समिति के उपाध्यक्ष आंद्रेई डेनिसोव, वहां की संसद के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लटस्की से मुलाकात की तो रूस के सांसदों के साथ भी बैठक की। इन बैठकों में भारतीय दल ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देने के सबूत सौंपे तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। भारतीय नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान के असली चेहरे को समझना जरूरी है। The heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance. It becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। मोदी सरकार की पहल पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है तो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया को अवगत करा रहा है। इन 3 दलों के अलावा जल्द ही 4 अन्य दल विदेश दौरे पर रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जर्मनी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बर्लिन में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की और बातचीत में कहा कि भारत द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और उसका विस्तार करने के लिए जर्मनी की सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को खुलकर सामने रखा, जिस पर जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को इस समय दुनिया का समर्थन मिल रहा है। 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के साथ बैठक की तो जर्मनी ने खुलकर भारत का समर्थन किया। एस जयशंकर ने बर्लिन में शुक्रवार को अपने समकक्ष जोहान वेडफुल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadeful in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadeful, Johan, thank you for the hospitality, for the very good discussion. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा। इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद पर भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। India security and global security. We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism. The fact that now a truce is in place is something we appreciate very much. What is important now is that this truce remains stable, that dialogue can happen in order to find bilateral solutions. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के इस बयान की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर भी बात की। साथ ही दोनों ने पड़ोसियों के मुद्दों के साथ वैश्विक चिंताओं पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के सवाल खड़ा करने के मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान परस्त बताया है तो 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के अचानक दौरे पर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे पहले बिना अनुमति बिहार के दरभंगा में राहुल के दौरे से भी विवाद पैदा हुए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों से अक्सर विवादों में बने ही रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि इस वक्त जब भारत को एकजुट होना है, उस वक्त राहुल गांधी ऐसे पाक परस्त बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों पर सवाल पूछने पर भाजपा ने राहुल गांधी पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है। आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? राहुल गांधी जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते रहे हैं कि ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी गई थी। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने ही ये समझौता पाकिस्तान से किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी की आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये समझौता शांति काल के समय का है। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में दौरे को लेकर विवाद पैदा हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि उनका यह दौरा बिना किसी जानकारी के था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे संस्थागत प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए आपत्ति जताई है। वहीं डूसू सचिव ने एनएसयूआई द्वारा छात्रों के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। मेरा सवाल है राहुल गांधी से, मेरा सवाल है एनएसयूआई से, उनके गुंडों के एंटोराज से कि क्या ये उनके व्यक्तिगत संपत्ति है दिल्ली विश्वविद्यालय? क्या यहाँ पर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को उनके मन में कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? आज उन्होंने जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की वैल्यू ही नहीं, छात्र संघ की रिस्पेक्ट को खंडित किया है, उसका जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उन्हें फेस करने पड़ेंगे। इससे पहले राहुल गांधी के दरभंगा यूनिवर्सिटी के दौरे को लेकर भी विवाद हुआ था। कुल मिलाकर राहुल गांधी न केवल अपने बयानों बल्कि दौरों में नियमों का पालन न करने को लेकर भी विवादों में रहते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में आंध्र प्रदेश की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत पत्र सौंपा।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार की पहलों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS के शुभारंभ की सराहना की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनाने में केंद्र के साथ मिलकर काम करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया। और आइए अब देखते हैं तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के विधानसभा भवन से लेकर अमर जवान ज्योति तक मातृशक्ति द्वारा सिंदूर शौर्य यात्रा और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। भारतीय सेना ने जो प्रदर्शन किया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसने हम सबके दिल में एक जोश भर दिया है और हम हमारी सेना के साथ हमेशा साथ में हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद और प्यार सेना के साथ में है हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो महिलाओं का पूरा मान सम्मान करते हैं। और 22 अप्रैल को जो हमारी बहनों का सिंदूर के साथ छेड़छाड़ हुई और जो उनका सिंदूर मिटाया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी भारत की सेना ने उनको जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसकी खुशी हम बार बार इस तिरंगे की रैली निकालकर, यात्रा निकालकर मना रहे हैं और हम पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी बहनों के सिंदूर के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका यही हश्र होगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। ये भारत की महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है और हम यहाँ पे उपस्थित सभी और मातृशक्तियों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि जितना वोट अपना जो नेक्स्ट टाइम का जो वोट है वो 100% रहे और नरेंद्र मोदी हर बार रहे। हमारे विश्व में जो आज संदेश जा रहा है, जो जगह जगह हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री उन्होंने टुकड़ी भेज के जगह जगह भेजा है और बताया है कि सारे विश्व में भारत का नाम क्या है, भारत किस प्रकार कर सकता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐतिहासिक किले से प्रारंभ होकर ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जनपद पंचायत कार्यालय तक पहुंची। यात्रा के दौरान जहां भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से इलाका गूंज उठा, वहीं नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक और धार्मिक संगठन, व्यापारी, शिक्षक, पूर्व सैनिक और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और देश के जवानों को गौरवान्वित करने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि हमारे देश में एक छोटा बच्चा से लेकर के एक बुजुर्ग नागरिक तक देश की जब बात आती है तो वहाँ पे वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये एक उसी के उपलक्ष्य में आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ये आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है वो भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई है कि जो पहलगाम की जो घटना हुई थी जिसमें हमारे 27 लोग धर्म देखकर मारे गए थे और जो हमारी भारतीय सेना ने जो धूल चटाया है आज पाकिस्तान को और घर में घुस करके जो स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक, उनके सम्मान में पूरा देश मैदान में है। उनका धन्यवाद कर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो धूल में मिलाया है, उसके चलते आज बिजरागढ़ विधानसभा में तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे सभी साथी, माताएं, बहनें और बच्चे तक शामिल हुए। हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा है, हम कायल हैं अपनी सेना के उसमें और सेना के हौसले के लिए हम लोग जो उनके कंधे से कंधा मिला कर के उसे अपनी भारतीय सेना के साथ में बहुत अच्छा काम किया हमारी सेना ने कि जाकर के दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज उसी तारतम्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसमें हम लोग सब शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सिवनी में मातृशक्ति संगठन द्वारा शौर्य का सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। ये यात्रा मिशन स्कूल मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के साहस को सम्मान देने के उद्देश्य से निकाली गई इस यात्रा में भारत माता की जय
और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। लोग हाथों में तिरंगे और सेना के पोस्टर लिए देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पहलगाम में जो घटना हुई और आतंकवादियों के द्वारा जो हमारी बेटियों के, हमारी बहनों का जो सिंदूर आतंकवादियों के द्वारा छीना गया, सबका एक ही संकल्प है कि हम सेना के साथ हैं और सेना के साथ रह करके भारत माता का मान आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान ने जो हरकत हमारे देश के साथ की, जो जवानों को मारा है उनने, उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी था। माताओं या बहनों का सुहाग उसमें उजड़ा है, उसकी कहीं ना कहीं हमको जवाब देना था और उसका जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया है और हमारी तीनों सेनाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे देश की महिलाओं का जो प्रतीक होता है, हिंदू महिलाओं का सिंदूर अपने पति की रक्षा के लिए जो इस्तेमाल करती हैं वो लोग, उसका नाम दिया 2 चुटकी सिंदूर को उन्होंने बारूद बना दिया। हमारे देश का जो 26 नागरिक शहादत को प्राप्त हुआ है, उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया और साथ ही उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। घोड़े, ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर निकली तिरंगा यात्रा गांधी चौक, राजर्षि तिराहा, अंबेडकर तिराहा होते हुए गांधी चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ नजर आया। इस यात्रा में पूर्व सैनिक और अधिकारी सहित व्यापार मंडल के लोग शामिल हुए। भारत के सिक्किम बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट शशांक उत्तरी सिक्किम के एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात थे, जहां एक ऑपरेशन के दौरान उनका एक साथी नदी में गिर गया। शशांक उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। उन्होंने अपने साथी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद नहीं बच सके और तेज बहाव के कारण नदी में डूब गए। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी की वीरतापूर्ण कार्रवाई भारतीय सेना के मूल मूल्यों का एक शानदार उदाहरण है। लेफ्टिनेंट तिवारी ने केवल 23 वर्ष की आयु में भारतीय सेना की बेहतरीन परंपराओं को अपनाया। एक साथी के जीवन को अपने जीवन से ऊपर रखना, आगे बढ़कर नेतृत्व करना और सैन्य नैतिकता और वीरता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना। वहीं शशांक के शहीद होने की जानकारी मिलने के बाद जनपद में गम का माहौल है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कोविड पर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ये एडवाइजरी कई राज्यों में कोविड के मामले सामने आने के बाद आई है। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से जीनोम अनुक्रमण के लिए सभी पॉजिटिव नमूने लोकनायक अस्पताल भेजने को कहा है। इसमें कहा गया है अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, अन्य दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के मामले में तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। वेंटिलेटर, बाई-पीएपी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए जैसे सभी उपकरण चालू हालत में होने चाहिए। इसमें कहा गया है कि सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्टिंग दिल्ली राज्य स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन पोर्टल पर भी की जानी चाहिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी द्वारा इन दिनों स्वच्छता पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस के बी और सी ब्लॉक को कचरा मुक्त भी घोषित कर दिया गया। कचरा मुक्त घोषित करने का अर्थ ये है कि अब कोई भी यहाँ पर गंदगी नहीं करेगा। अगर गंदगी करेगा तो उसे चालान की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एनडीएमसी इलाके में पर्याप्त मात्रा में कूड़ेदान है, तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो इधर उधर कूड़ा न डालें। एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए बताया कि एनडीएमसी कनॉट प्लेस को कचरा मुक्त घोषित करने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें 13 ब्लॉक में से फिलहाल 2 ब्लॉक बी और सी को कचरा मुक्त घोषित किया गया है। बाकी को भी अगले 2 से 3 महीनों में कचरा मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस का बी ब्लॉक अब कर दिया गया है कचरा मुक्त। जी हां, इस बाजार को कचरा मुक्त घोषित किया है एनडीएमसी ने। हमारे साथ एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा जी हैं, बात करते हैं। पूरी एनडीएमसी में जो स्वच्छता का अभियान है पूरे जोर शोर से चल रहा है। 8 बजे सारे ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के
ये चारों के ऑफिसर पूरे एनडीएमसी को 14 सर्कल्स में बांटा गया है और हर एक सर्कल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेड होता है और इन सारे 14 सर्कल्स में उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के साथ ये 4 डिपार्टमेंट के जो अपने रेस्पेक्टिव हेड्स हैं ये सारे अपने एरिया में जाते हैं। कनॉट प्लेस का ये बी और सी ब्लॉक स्पेशली हम लोग पूरे कनॉट प्लेस को ले रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि उसमें स्वच्छता में हम पूरी भागीदारी दें। अक्सर लोग पान खाकर या गुटखा खाकर थूक देते हैं, जो सफ़ेद यहाँ के पिलर्स हैं उस पर वो बहुत ही भद्दा लगता है। तो हम तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ थोड़ा फ़ाइन भी कर रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मान लीजिए कहीं पे उन्होंने फेंक दिया तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि इसमें वाइट वॉशिंग भी होती है। तो ये जो इलाका है कनॉट प्लेस का इलाका, इसमें मैक्सिमम फुटफॉल होता है, बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं डेली बेसिस पे। तो जब ये दुकान खुलता है हमारा ध्येय ये ऐसा रहता है कि सुबह में इसकी पूरी सफाई हो जाए। और आप देख रहे होंगे डीप क्लीनिंग चल रही है, तो पूरी डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पे होती है और पूरी डीप क्लीनिंग के बाद पूरे दिन में आप देखते हैं फिर से वो उसी स्टैंडर्ड पे आ जाता है। लेकिन ये पूरे रूटीन में इसको परिवर्तित कर दिया गया है कि सिर्फ एक दिन ना हो बल्कि डेली बेसिस पे हो। अभी बी और सी ब्लॉक को लिटर फ्री घोषित किया गया है और ए से एम तक हैं पूरे कनॉट प्लेस में। तो ये पूरे एम ब्लॉक तक इसको किया जाएगा और इसमें सब के सब प्रतिबद्ध हैं कि ये कितना जल्दी हो सके, कितनी अच्छी तरह हो सके और एनडीएमसी एरिया का जो स्तर है इन चारों क्षेत्रों में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बढ़िया रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। फिलहाल कनॉट प्लेस के बी और सी ब्लॉक को कचरा मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन जल्द ही पूरे कनॉट प्लेस को कचरा मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, जिसके लिए एनडीएमसी लगातार स्वच्छता अभियान चला रहा है और लोगों को जागरूक भी बना रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के संज्ञान में आया है कि फील्ड असिस्टेंट जीडी के 1736 पदों की भर्ती के संबंध में एक फर्जी विज्ञापन ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि इस फर्जी भर्ती से जुड़ी कथित लिखित परीक्षा के लिए फर्जी एडमिट कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय ऐसे किसी भी भर्ती विज्ञापन से स्पष्ट रूप से इनकार करता है और स्पष्ट करता है कि फील्ड असिस्टेंट जीडी की भर्ती के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जनता को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल कैबिनेट सचिवालय या भारत सरकार के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही करें। चीन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। शंघाई में भारतीय फार्मा प्रमुख के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस योग सत्र में अच्छे स्वास्थ्य, सजगता और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की समग्र भावना को बढ़ावा दिया गया। दरअसल इसका उद्देश्य 21 जून को विश्व भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूक करना है। कान फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म होम बाउंड को अभूतपूर्व सराहना मिल रही है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में फिल्म के निर्देशक नीरज घेवन ने कहा कि कान में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गौरव की बात है। कान फिल्म महोत्सव में हम देख रहे हैं वैश्विक सिनेमा का एक उत्सव, एक जश्न, और इसमें एक भारतीय फिल्म होम बाउंड अपनी एक अलग ही पहचान के साथ उभर रही है। मेरे साथ है नीरज घेवन, एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को एक अलग ही मुकाम में दिया है, वहीं भारत के साथ साथ यहाँ कान फिल्म महोत्सव में पहुंचे हैं अपनी फिल्म को लेकर, और तालियां मिल रही हैं। बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीनिंग रही। आपकी आंखों में आंसू देखे हमने उस वक्त जब फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। किस तरह का अनुभव है यहाँ पर कान में आकर और भारतीय सिनेमा को जो एक रिकॉग्निशन मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उस बारे में? सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। और जब वो स्क्रीनिंग हुई, जब प्रीमियर हुआ, तो मैंने तो फिल्म 100 बार देख चुका हूँ, क्योंकि कितनी बार काम करते करते देखते हैं, आप बोर भी आते हो। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पता नहीं कैसे मेरे आंसू निकल गए। आपको लगता है इस फिल्म में ऐसा कौन से पल थे, ऐसी क्या खास बात या किरदारों की ऐसी क्या उनकी अदायगी रही जो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाई?
जी देखिए, ऐसा है ना कि दोस्ती जो एक इमोशन है वो यूनिवर्सल है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको दोस्ती का जो एक भाव होता है वो आपको कभी मिलेगा। ये कान में आपका पहला मौका नहीं है। मसान के साथ आपने कान में इतिहास रचा था, 10 साल के बाद आप वापस वहीं लौटे हैं। तो इस बार क्या कुछ बदल गया है? भारतीय सिनेमा को लेकर लोगों की सोच बदल गई है? जी, ये मैं कहूंगा कि हमारे भारतीय सिनेमा को लेकर जो पायल कपाड़ी ने किया वो बहुत ही सराहने वाली चीज है कि क्योंकि देखिए कैसा होता था कि हम लोग को मेन कंपटीशन में एंट्री नहीं मिली थी। 20 साल से भी ज्यादा गुजर गए हैं, तो पायल ने वो क्रॉस किया और उसको सबसे बड़ा टॉप अवार्ड मिला। तो ये हमारे लिए इतनी गौरव की बात है। एक तो महिला है और ऊपर से भारत, तो ये बहुत बड़ी चीज है जो उसने बहुत सारे लोगों के लिए ये खोल दिया दरवाजा। तो अभी इस साल भी जब मैं आया हूं तो मुझे लगता है ऐसे जैसे मेरी एक तरह की घर वापसी हो गई है, क्योंकि 2015 में आया था, फिर वापस लौटा हूं यहीं पे। तो ये मेरे लिए एक काफी गौरव वाली चीज है कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ। भारत में ये फिल्म कब देखने को मिलेगी, इसका इंटरनेशनल रिलीज? मैं आपको सच बताऊं, मेरे मन की बात, मुझे उस चीज का भारत में जो रिलीज होगा ना उसका मुझे ज्यादा वेट है, कैन से ज्यादा। वो क्यों? क्योंकि हमारे लोग फाइनली इसे देखेंगे। उस चीज का जो अनुभव है ना, मैं आपको सच बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। भारतीय सिनेमा सीमाओं को लांघता हुआ, संस्कृतियों को जोड़ता हुआ हर भाषा के लोगों से जुड़ रहा है, और उसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं कान फिल्म महोत्सव में, जहां पर वैश्विक सिनेमा के इस जश्न में कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा अपनी मौजूदगी बहुत दमदार तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और आइए नजर डालते हैं दिन भर के कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में 3 वर्ष से जेल में बंद आरोपित मोहसिन खान को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अपराध सिर्फ किसी व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ न होकर भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के विरुद्ध था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकार के समय अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए जवान संदीप पांडुरंग गायकर को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल महाराष्ट्र के रहने वाले संदीप गुरुवार को आतंकियों से लोहा लेते हुए घायल हो गए थे और वीर गति को प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने शुक्रवार को पुंछ जिले में नार्को आतंकवाद फंडिंग से जुड़े मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की। दरअसल ये कार्रवाई आतंकी संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच कथित फंडिंग नेटवर्क की जांच के तहत की गई। दरअसल एसआईए को संदेह है कि ड्रग्स की तस्करी से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग में एक अवैध कोयला खदान में नदी की पानी घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद भाजपा ने राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार के नाक के नीचे अवैध कोयला खनन जारी है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। दरअसल मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास ही साधारण पिजन होल बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर 25 तारीख को केकेआर एसआरएच के बीच मुकाबला खेला जाएगा। अब तक के आईपीएल में दोनों टीमों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में दोनों ही टीमों में मुकाबले को जीतने के लिए पूरी कोशिश होगी। वहीं दिल्ली के फैंस भी मुकाबला का मजा लेने के लिए तैयार हैं। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अशोक कुमार शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। फिरोजशाह कोटला के स्टेडियम में ये आखिरी मुकाबला होगा आईपीएल का, उसके बाद एलिमिनेटर राउंड शुरू हो जाएंगे। कैसे वहां तक टीमें जाती हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के लिए भी अभी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कोटला में कुछ देखने को मिला बीते मुकाबलों में, इस पर बात करेंगे अशोक शर्मा जी से। आप बतौर सेक्रेटरी यहाँ पर इस बार देख रहे हैं, कितना यहाँ पर रिस्पॉन्स आया, किस तरह का माहौल आपने देखा? यहाँ पर हमेशा से फैंस ने आईपीएल को सपोर्ट करा, तो जितने भी मैच हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहाँ भीड़ और जो सपोर्ट करने के लिए टीमों को पूरे दिल से आते हैं। और रहा डीडीसी की मैनेजमेंट और विकेट का सवाल, तो हमारी विकेट को तो पिछली बार प्राइज़ मिला था और हमारा क्यूरेटर अंकित दत्ता है, वो मेहनत करता है बहुत ज़्यादा।
और इसी को देखते हुए जो बोर्ड ने 2 मैच और हमारे को दिए। कई लोग आईपीएल से ही इंडिया टीम में आए और यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ कमाया, नाम और शोहरत। आईपीएल खेलने के बाद बहुत से बच्चे, कितनों का नाम लूँ, करंटली हमने पिछली बार डीपीएल शुरू करा, हमारे 6 बच्चे इस आईपीएल में गए और उसमें से हर्षित राणा जैसा आज इंडिया खेल रहा है। तो आईपीएल एक बड़ा मंच हो गया। अब ये बड़ा प्लेटफॉर्म इतना है कि जब आप यहाँ परफॉर्म करते हो तो डायरेक्ट आपको नेशनल टीम में जगह मिलती है। एक युग का अंत हो गया है टेस्ट मैच के रिटायरमेंट के साथ, चाहे विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो। अब नए मौक़ों पे देखें तो किस पर आपकी नज़र होगी कि भाई टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी उनको दी जा सकती है? देखिए 3-4 प्लेयर इस के लिए हैं, जैसे जायसवाल हो गया, गिल हो गया, बुमराह है, तो ये 3-4 प्लेयर हैं जिनके ऊपर आने वाले टाइम में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बिना मेहनत के किसी को भी सफलता नहीं मिलती और आईपीएल एक ऐसा माध्यम बना उन खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने सपनों को सजोया था और इस माध्यम से आज वो न केवल टीम इंडिया में एंट्री पा रहे हैं बल्कि बड़े मंच पे बड़े मौक़ों पर प्रदर्शन करके भी दिखा रहे हैं। कैमरा प्रवीण के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक ने स्पष्ट किया है कि यूनुस इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि अंतरिम सरकार के मुख्य सहयोगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार पर इस साल के अंत तक आम चुनाव कराने का दबाव बढ़ा दिया है। वहीं सेना प्रमुख भी जल्द आम चुनाव के पक्ष में हैं। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक फैज़ अहमद तैयब ने शुक्रवार को कहा कि मोहम्मद यूनुस पद नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यूनुस को सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए यूनुस ज़रूरी हैं। तैयब का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में यूनुस के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। हालांकि जो ये सफाई आई थी कि पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा था और बाद में इस फेसबुक पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये काफ़ी जो स्थिति है वहाँ राजनीतिक उथल पुथल अभी भी वहाँ पर बनी हुई है। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक फैज़ अहमद तैयब ने शुक्रवार को कहा कि मोहम्मद यूनुस पद नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यूनुस को सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए यूनुस जरूरी हैं। तैयब का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में यूनुस के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। हाल के महीनों में यूनुस के सेना से टकराव और राजनीतिक दलों का भरोसा खोने का दावा किया जा रहा है। कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे यूनुस के इस्तीफे की अटकलें लगाई गई। मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को सलाहकार परिषद की बैठक की और परिषद के सदस्यों के साथ भी मीटिंग की। बैठक के बाद कहा गया कि यूनुस सहयोग न मिलने से नाखुश हैं और इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने गुरुवार को सख्त चेतावनी दी कि अगर अगले आम चुनाव को दिसंबर में कराने के लिए तत्काल कोई विशिष्ट रोड मैप घोषित नहीं किया गया तो उसे अंतरिम सरकार के साथ अपने सहयोग पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि इस अंतरिम सरकार का प्राथमिक एजेंडा लोगों की सर्वोच्च आकांक्षाओं को पूरा करना है, जो एक विश्वसनीय राष्ट्रीय चुनाव है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर बीएनपी के लिए इस सरकार के साथ अपना सहयोग जारी रखना मुश्किल होगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस साल दिसंबर तक आम चुनाव करा लिए जाने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख ने बुधवार को ढाका छावनी में अधिकारियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि केवल एक निर्वाचित सरकार ही देश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है। कई बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के हवाला देते हुए लिखा कि सेना प्रमुख ने कहा कि 2025 के अंत तक आम चुनाव होने चाहिए।
इस समय सेना प्रमुख की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल अगस्त में सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार ने अभी तक देश में चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अब तक कहा है कि दिसंबर 2025 और जून 2026 के बीच कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है। ऐसे में चौतरफा दबाव के बीच मोहम्मद यूनुस के लिए सत्ता की राह आसान नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नवल संघ परमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मुठभेड़ में 4 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों के पास से 303 राइफल, बंदूक सहित कुल 4 हथियार बरामद हुए हैं। कवंडे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में माओवादी विध्वंसक गतिविधियों की गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 36 घंटे का माओवाद विरोधी अभियान चलाया था। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नीलानार योजना के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष कुल 87,50,000 रुपये के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें से 20 नक्सलियों पर 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के इनाम घोषित थे। से जो कंप्लेंट नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर जो कि सीवाईपीसी भी हैं राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीजन में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो पीपीसीएम हैं। इसके अलावा पीएलजे बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर 2 के 1 सदस्य, कुल मिलाकर 87.5 लाख के इनामी नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। ये सभी जो सरेंडर है लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं सभी के द्वारा। इसके अलावा जो कैंप्स में अंदरूनी इलाकों में जो काम चल रहा है और जो नियत नीलानार की तरह जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको देखते हुए सभी आज हमारे सामने आत्मसमर्पित किए गए हैं, आत्मसमर्पित हुए हैं। और इनको आत्मसमर्पण के पश्चात इनको जो 50,000 का जो इनिशियल जो राशि होता है वो प्रदान किया जाएगा और साथ में ही इनको फिर ट्रेनिंग के लिए एनरोल करके फिर ट्रेनिंग हम कराएंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के तहत 4 इनामी माओवादियों समेत 9 अन्य माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें भूमि मुहैया कराई जाएगी और कौशल भी सिखाया जाएगा ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान और चलाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुनर्वास नीति के तहत आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष टोटल 9 माओवादी आत्मसमर्पण करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है। आत्मसमर्पण माओवादी बैनर पोस्टर लगाना, नक्सली रोड खोदना और पेड़ काटने ऐसे काम में सक्रिय थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।